दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम जो होने वाला है आपका, जिसकी वैकेंसी जो 2022 में आई थी, उस एग्ज़ाम के डेट भी आई थिंक अब आने ही वाला है। और आप सबको मैं बताना चाहूँगा कि हमारे एप्लीकेशन पे और हमारे चैनल पे जो है असिस्टेंट प्रोफेसर का जो जीएस बैच है, वो उसकी क्लासेस शुरू हो रही हैं। तो उसका एडमिशन अभी चल रहा है। आप एडमिशन लेके क्लास ले सकते हैं। क्लासेस आज से शुरू हो रही हैं और जो भी क्लासेस आपसे छूट जाएँगी, वो क्लासेस आपको बाद में भी मिल जाएँगी। तो इस बात की आपको चिंता नहीं करनी है कि मैं देर से जॉइन किया हूँ, तो मेरा क्लास छूट जाएगा। जो क्लासेस लाइव आप छोड़ देंगे, वो क्लासेस आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल जाएँगी। टीचिंग एप्टीट्यूड से ये लेक्चर स्टार्ट होगा। तो जैसा कि आपको इस वीडियो में देख सकते हैं कि प्रोफेसर बैच जो हमारा चल रहा है जीएस क्लासेस, इसमें क्या-क्या होगा? इसमें आपको कंप्लीट क्लास मिलेगा, यानी कि आपको हिंदी, इंग्लिश दोनों मीडियम की में कंप्लीट क्लास मिलेगा। आपका मीडियम चाहे हिंदी हो, चाहे इंग्लिश हो। हम लोग जो कंटेंट देंगे वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा। साथ ही साथ हम 15 टेस्ट पेपर देंगे आपको, ताकि जब क्लास हो ना, तो क्लास के साथ-साथ आपका प्रैक्टिस भी होता चले। देखिए टेस्ट कैसा होगा? टेस्ट हमारा 6 सेक्शनल होगा और 9 फुल लेंथ होगा। ये 6 और 9 वेरी भी कर सकता है। ये डिपेंड करता है कि हो सकता है कुछ सेक्शनल बढ़ा दे, कुछ फुल लेंथ कम कर दे या कुछ वेरी कर दे। लेकिन हमारा जो अप्रोच होगा वो 6 और 9 का होगा, मतलब लगभग 15 टेस्ट पेपर आपको देंगे हम। साथ ही साथ आपको क्लास नोट्स मिलेगा। जब आपकी क्लास हो जाएगी, उसके 2 घंटे बाद या 3 घंटे बाद आपको एक पीडीएफ भी मिल जाएगी उसी बैच में, यानी कि हमारी एप्लीकेशन पे। तो आपको साथ ही साथ क्लास नोट्स भी मिलेगा, जिसको क्या आप डाउनलोड कर सकते हैं। जब आप बैच बाय करेंगे तो पीडीएफ पे क्लिक करेंगे तो एक्सपोर्ट बटन आएगा, उस पर क्लिक करेंगे तो आपके फ़ोन में वो पीडीएफ सेव हो जाएगी और उसका प्रिंट आउट भी आप निकलवा सकते हैं। तो इसका भी कोई इशू नहीं है कि आप उसका प्रिंट ले सकते हैं, नहीं ले सकते हैं। साथ ही साथ हम आपको फ्री करंट अफेयर और पीवाईक्यू की क्लास देंगे, जो कि हमारे बैच में आपको रेगुलर मिलता रहेगा। बैच आपको पता है लाइव और रिकॉर्डेड दोनों होगी। जो उसकी फीस है वो 799 रुपए रखी गई है, जो कि अपने आप में ही बहुत कम है। और भी संस्थाओं में आप जाएँगे तो आप देखेंगे इसी बैच का, इसी चीज़ों का फीस बहुत सारे लिए जाते हैं, लेकिन हमारी संस्था में ये फीस आपको बहुत ही कम मिलेगी। फिर भी आपको ये फीस भी नहीं देनी है। आपको ये फीस भी नहीं देनी है। आप एक कोड यूज़ करिएगा AP50, यूज़ करिएगा AP50, तो आपको 300 रुपीज़ का डिस्काउंट मिल जाएगा और आपको ये बैच जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ 499 रुपीज़ में मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और अगर आप यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं या आप जेआरएफ की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो हमारा ये जेआरएफ का बैच, पेपर 1 का बैच भी 1 अगस्त से शुरू हो रहा है, जो लाइव बैच होगा, जिसमें भी आपको कंप्लीट आपको नोटिफिकेशन इसमें लिखा हुआ है, इसको आप देख सकते हैं। और इसकी फीस जो है 499 है। चलिए जो हम मेन बात करेंगे वो होगा आपका असिस्टेंट प्रोफेसर का जो सामान्य अध्ययन का हल प्रश्न पत्र होगा, वो 2021 में जो 30 दिसंबर 2021 को पेपर हुआ था, उसका हम जीएस का पेपर देखेंगे। जो 30 प्रश्न आए थे, किस स्तर के थे और कैसे कैसे प्रश्न थे। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, वहां से आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न आया था कि प्राचीन भारत में विवाह के कितने प्रकार थे। यानी कि एक चीज तो आपको क्लियर हो गया कि हिस्ट्री के एंशिएंट पार्ट से भी आपकी क्वेश्चन बन रहे हैं। ठीक है, इस वीडियो में हम पेपर के साथ साथ डिस्कस करेंगे कि बहुत ही सूक्ष्म तरीके से डिस्कस करेंगे किस किस टॉपिक से प्रश्न बनाए गए हैं। धीरे धीरे हम जितने भी पेपर हुए हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के, चाहे उत्तर प्रदेश हो, जीडीसी हो, हायर हो, सारे के सारे जीएस के पेपर को प्रैक्टिस करने की कोशिश करेंगे। तो पहला प्रश्न जो है वो है कि प्राचीन भारत में विवाह के कितने प्रकार थे। ठीक है, तो प्राचीन विवाह कितने प्रकार थे, इसका जो ऑप्शन है वो है 10, 8, 6, 12। तो इसका सही जवाब है 8। देखिए प्राचीन भारत में विवाह जो होते थे ना, वो 8 प्रकार के होते थे, जिसमें था ब्रह्म विवाह, दैव विवाह, आर्ष विवाह, प्रजापत्य विवाह, गंधर्व विवाह, असुर विवाह, राक्षस विवाह और पैशाच विवाह। इनमें से जो प्रथम 4 प्रकार के थे उनको उच्च कोटि का माना जाता था, तो बाकी जो प्रकार के विवाह थे वो निम्न कोटि के विवाह माने जाते थे। हालांकि यूपीएचएससी ने जब इसका उत्तर कुंजी आंसर की दिया था, तो उसने इसका जो विकल्प है वो 6 माना था, यानी कि विकल्प सी माना था इसका सही जवाब। लेकिन इसका सही जवाब जो है वो है बी, ऑप्शन बी, यानी कि 8। ठीक है, चलिए
चलिए अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 2। किस भारतीय राष्ट्रीय नेता ने दांडी मार्च की तुलना नेपोलियन के पेरिस यात्रा से की? ये सीधा सीधा जो है आपके लूसेंट से या प्रीवियस ईयर से जो आया हुआ क्वेश्चन है। तो इसका जवाब क्या है? सुभाष चंद्र बोस। महात्मा गांधी ने जो है 12 मार्च 1930 में अपना दांडी मार्च जो है वो शुरू किया। कहां से शुरू किया था उन्होंने दांडी मार्च? अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से उन्होंने अपना शुरू किया था, जो 24 दिन की लंबी यात्रा थी, यानी कि 24 डेज, 6 दिन कम थे एक मंथ में, यानी कि लगभग 24 दिन उन्होंने यात्रा करी और 6 अप्रैल को उन्होंने दांडी में जाकर के सांकेतिक रूप से नमक कानून बनाया। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है सुभाष चंद्र बोस। किस भारतीय राष्ट्रवादी नेता ने दांडी मार्च की तुलना नेपोलियन की पेरिस यात्रा से की? वो है सुभाष चंद्र बोस। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अभी हम सीधा सीधा इस लेक्चर्स को पीडीएफ के माध्यम से पढ़ा रहे हैं जो घटना चक्र प्रकाशन की है, और घटना चक्र प्रकाशन ये पीडीएफ आप सबको फ्री पास भी प्रोवाइड करा रहा है, तो आप नीचे लिंक से डाउनलोड भी कर सकते हैं ये पीडीएफ। बाकी हम कोशिश करेंगे कुछ दिन में कि इसके स्लाइड्स भी आपको उपलब्ध कराएं। अभी हम शुरू कर दिए हैं बैच, तो आप जैसे भी हो उसको देखते जाइए, सुनते जाइए, बस समझते जाइए। अगला सवाल क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मोनाजाइट रेत में पाया जाता है? बहुत ही सरल सवाल और बहुत ही फेमस सवाल। हमको लगता है अगर आप ज्योग्राफी की तैयारी सब शुरू करते हैं सबसे पहले यही पढ़ते हैं, कक्षा 6 की एनसीईआरटी में मिल जाती है आपको। तो निम्नलिखित में से कौन तत्व मोनाजाइट रेत में पाया जाता है? इसका सही जवाब है थोरियम, जो कि केरल के तट पे पाया जाता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, भारत में 1857 में पुरानी राइफल के स्थान पर जिस नई राइफल का प्रयोग करने का निर्णय किया गया उसका क्या नाम था? ब्राउन बेन, ब्राउन बाइट, एनफील्ड राइफल, ब्राउन बेन एवं ब्राउन बाइट दोनों। देखिए डी जवाब तो होगा नहीं, किसी एक को लाया गया था। बहुत ही फेमस और बहुत ही सरल सवाल था ये, तो इसका सही आंसर क्या होगा? एनफील्ड राइफल। तो इंडियन नेशनल मूवमेंट के टॉपिक से ये सवाल है जो आपके सिलेबस में साफ साफ मेंशन है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, 5वां सवाल। देखिए हम डिटेल में इसको नहीं बता रहे हैं, हम आपको बस एनालाइज कराते जा रहे हैं, आंसर बताते जा रहे हैं। आप इसके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं दिए गए लिंक से, उसके बाद आप इस पीडीएफ को पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल क्या है? किस शासक के शासन काल में राग दर्पण का फारसी में अनुवाद हुआ था? किस शासक के शासन काल में राग दर्पण का फारसी में अनुवाद हुआ था? अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक, अकबर या जहांगीर? तो इसका सही जवाब है फिरोज शाह तुगलक। ये इतना इजी प्रश्न नहीं था, जिन्होंने बहुत डेप्थ में पढ़ाई करी होगी उनके लिए ही प्रश्न था ये। ठीक है, अब देखिए एक बात आप लोग ध्यान दीजिएगा कि हम में से बहुत सारे बच्चे परेशान रहते हैं या बहुत सारे बच्चों को कॉल आता है कि मैम जीएस जीएस जीएस। देखिए जीएस का कंपटीशन आपका सिर्फ अपने सब्जेक्ट वाले स्टूडेंट से है। मतलब अगर आपकी विषय हिंदी है तो हिंदी विषय के साथ जो जीएस का पेपर आएगा उसी से आपको मतलब है, वो इजी हो, टफ हो, मॉडरेट हो, उससे कोई मतलब नहीं होता है। सिर्फ और सिर्फ अपने सब्जेक्ट के लोगों से आपको कम्पीट करना है। हम अपने बैच में ही करा रहे हैं कि आपको उतनी तैयारी करवा देंगे। हो सकता है आप राग दर्पण का वाला क्वेश्चन ना कर पाए, लेकिन अभी तक आए सारे क्वेश्चन कर लेंगे। ठीक है, तो हमारी कोशिश यही है कि आप अपने कंपटीशन में कम से कम 5 नंबर अधिक लाएं, यानी कि अपने सब्जेक्ट वाले से 5 नंबर अधिक लाएं। हमारा बैच फुल तरीके से यही पे डेडिकेटेड है। असिस्टेंट प्रोफेसर के जीएस पे हम पीसीएस, आरओ, यूपीएससी की तैयारी नहीं करवाते हैं। हम सिर्फ और सिर्फ असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करवाते हैं, जिसका ग्रेड पे 6000 है, जिसकी सैलरी 85,000 है। आपको भली भांति पता होगा। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? ब्रिटिश शासन काल में किसने 2 खंडों में दी इकोनॉमी हिस्ट्री ऑफ इंडिया लिखी थी? बहुत ही सरल जवाब है, इसका आंसर हो आरसी दत्त, यानी कि रमेश चंद्र दत्ता। इकोनॉमी हिस्ट्री ऑफ इंडिया। देखिए जो हमारी बैच की क्लास हो रही है ना, बैच की जब क्लास हो जाएगी तो एक हैंड रिटन नोट्स जो मैंने अपने आप से बनाया हुआ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देख करके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो मैं अपने हैंड रिटन नोट्स बनाया, वो मैं आप सबको लास्ट में दूंगा।
ठीक है। और मैं आपको 100% दावा कर रहा हूं कि उस नोट्स के बाहर से कुछ भी नहीं आएगा। जब इंडियन नेशनल मूवमेंट की क्लास हो जाएगी, उस क्लास के बाद जो मैम आपको पढ़ाएंगे, जो सर आपको पढ़ाएंगे, उसकी जब क्लास हो जाएगी उसको आप अच्छे से पढ़िएगा, जो नोट्स देंगे उसको अच्छे से बनाइएगा। अंत में मैं आप सबको एक जो है फाइनल रिवीजन नोट्स दूंगा एग्जाम से पहले, जो हैंड रिटन नोट्स होगा, वो नोट्स उसी को समझ में आएगा जो असिस्टेंट प्रोफेसर की क्लास किया होगा। उस नोट से मैं गारंटी देता हूं कि जितने भी घटना चक्र मार्केट में आते हैं 7-8 पार्ट में, सबको बहुत ही अच्छी तरीके से कंपाइल करके हैंड रिटन नोट्स बनाया गया है। उस नोट्स को जब आप पढ़ लेंगे ना, सरसरी निगाह से देख लेंगे, तो मैं आपको दावा करता हूं कि जीएस का कोई भी सवाल आपसे नहीं छूटेगा। चलिए, तो क्या सवाल था, इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? तो इसका सही जवाब है रमेश चंद्र दत्त। चलिए, अगला सवाल क्या है, संविधान के किस भाग में निर्वाचन से संबंधित प्रावधान समाविष्ट किया गया है? यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन के किस पार्ट में इलेक्शन से रिलेटेड जो प्रावधान है वो बताए गए हैं? इसका सही जवाब है पार्ट नंबर 15। ठीक है, अनुच्छेद यानी कि आर्टिकल 324 से 329 के बीच में आपको बताया गया है निर्वाचन से, इलेक्शन से रिलेटेड प्रावधान। ठीक है, चलिए, अब ये सवाल आपकी पॉलिटी से था। देखिए, हर टॉपिक जो आपके सिलेबस में है उससे कुछ ना कुछ 3-4 2-3 क्वेश्चन बनेंगे। चलिए, 8वां सवाल देखते हैं। ये सवाल जो है वो किससे आ रहा है? ये सवाल है इकोनॉमी से। चलिए, भारत में कब प्रथम ग्रामीण बैंक अस्तित्व में आया? यानी कि ग्रामीण बैंक सबसे पहले कब बना था? इसका सही जवाब है 1975। इसका डेट भी आप लोग याद कर लीजिएगा, 2 अक्टूबर 1975 को पहला ग्रामीण बैंक की स्थापना किया गया था, जिसका नाम था प्रथमा बैंक। अब आपको ये बताना है कि ग्रामीण बैंक की स्थापना उत्तर प्रदेश के किस शहर में किया गया था? ठीक है, ग्रामीण बैंक की स्थापना उत्तर प्रदेश के किस शहर में किया गया था पहली बार? हालांकि यूपीएचएससी ने इसका सही जवाब 1976 माना था, जो कि सरासर गलत है। इसका सही जवाब है 2 अक्टूबर 1975। ठीक है, एक सेकेंड, कुछ सवाल छूटा तो नहीं? चलिए, कोई सवाल नहीं छूटा। अगला सवाल है, जोम्बी उधार से तात्पर्य निम्नलिखित में से किस उधार से है? यानी कि जोम्बी बारोइंग जो होता है वो क्या होता है? जोम्बी बारोइंग किसी व्यवसाय समूह को उधार देना, यानी कि आप मान लीजिए कोई इंसान बिजनेस कर रहा है, आप उसको उधार दें, जिसकी ब्याज की जो फ्रीक्वेंसी रेशियो है ना, वो समूचे समूह से ग्रेड लेस देन 1 हो। ठीक है, ये सवाल आपके किस सेक्शन से आएगा? ये सवाल आपके स्टैटिक वाले पार्ट से आएगा, जो आपके इसमें हायर वाले पार्ट में टॉपिक है, और उसको देख लीजिएगा आप। बाकी इस पोर्शन को आपको मैम कराएंगी तो इस पर डिस्कस अच्छे से करेंगे। चलिए, इसका सही जवाब है 9 का डी। चलिए, अगला सवाल क्या है? अगला सवाल है कि भारत के संविधान का आर्टिकल 21A क्या कहता है? भारत के संविधान का आर्टिकल 21 किससे संबंधित है? देखिए, भारत के संविधान का जो आर्टिकल 21 है वो है राइट टू एजुकेशन, यानी कि शिक्षा के अधिकार से। ये कब आया था? याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, रिपीट हो सकता है। यह आया था 6वें संविधान संशोधन 2002 में, जिसमें कहा गया कि 6 से 14 वर्ष के जितने भी बालक हैं उन सभी को अनिवार्य शिक्षा यानी और निःशुल्क शिक्षा देना होगा। ठीक है, इसको फंडामेंटल राइट बना दिया गया, पार्ट 3 में घोषित कर दिया। इसी तरह डीपीएसपी में बताया गया है कि 6 साल तक के बच्चों को शिक्षा का अधिकार होगा। तो डीपीएसपी और फंडा राइट में जो बेसिक सा डिफरेंस है वो यही है कि डीपीएसपी में 0 से यानी जब पैदा हो तब से लेकर के 6 साल तक शिक्षा का अधिकार है, और फंडामेंटल राइट में है 6 से 14 साल के शिक्षा का अधिकार। इस बात को रखिएगा याद। चलिए, अगले सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, व्यक्ति और क्षेत्र इंस्टीट्यूशन है, इनको मिलाना है। ठीक है, और ये करंट से भी रिलेटेड टॉपिक हो सकते हैं और कुछ आपके बेसिक से रिलेटेड भी टॉपिक हो सकते हैं। तो पहला जो नाम है वो है जगजीत पवड़िया। जगजीत पवड़िया कौन थे?
देखिए जगजीत पवड़िया जो थे वो नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड के इनको अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। ये इस संस्था से जुड़े हुए थे। तो ए का जवाब हो गया 4, यानी कि ए का जवाब हो गया 4। एग्जाम में आपको इसी तरह मैच कराना है, ए का 4, तो आपका सिर्फ और सिर्फ एक ऑप्शन बन रहा है, ए का 4। इस प्रकार से इसका जो ऑप्शन होगा डी। चलिए और लोग का नाम देख लेते हैं। और लोग में देखेंगे तो आप डॉक्टर पैट्रिक अमोघ हैं जो WHO से संबंधित थे। कल्पना कोचर हैं जो बिल एंड मेलिंडा गेट फाउंडेशन से जुड़ी हुई थी। आइजैक हरजोग थे जो इजराइल से संबंधित थे। ये सब करंट के न्यूज में उस टाइम रहा होगा, ठीक है। तो थोड़ा बहुत आप लोग न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत डालिए, बाकी मैगजीन तो आप पढ़ेंगे एग्जाम से पहले। बाकी जो लोग हमारे बैच से जुड़े हैं उनको कोई टेंशन नहीं लेनी है। करंट अफेयर की पूरी डिटेल आपको इस बैच में दी जाएगी। कोशिश की जाएगी कि करंट अफेयर की क्लास मैं खुद वीकली आपका यूट्यूब पे फ्री लूं, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है टोक्यो ओलंपिक 2021 जो कि 2020 जो कि 21 में खेला गया में प्रथम गोल्ड मेडल किसने जीता? तो इसका सही जवाब था यांग कियान। इस प्रश्न को हम लोग करंट के अफेयर के सवाल थे, तो आगे बढ़ते हैं। फिर अगला सवाल जो है करंट अफेयर से है, निम्नलिखित देशों में मई 2021 में किसने चाइना संघ से अपने को अलग कर लिया? इसका सही जवाब था लिथुआनिया, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं 14 नंबर। पराक्रम दिवस निम्नलिखित में किस महत्वपूर्ण व्यक्ति के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? सबको पता है पराक्रम दिवस किसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है, सुभाष चंद्र बोस। और कब मनाया जाता है? 23 जनवरी को। याद रखिएगा ये डेट, 23 जनवरी को पराक्रम दिवस। ये यूपी स्पेशल सवाल आ गया। उत्तर प्रदेश में सबरी संकल्प योजना निम्नलिखित में किस लक्ष्य के साथ शुरू की गई? इसका सही जवाब है कुपोषण। सबरी संकल्प योजना जो है कुपोषण शुरू किया गया। अगर आपको याद नहीं आ रहा है तो आप रामायण से रिलेट कर सकते हैं। जो सबरी माँ थी उन्होंने राम भगवान को जूठी बैर खिलाई थी, तो कुछ खिलाने पिलाने से संबंधित है। देन इट मीन्स इस कुपोषण से संबंधित है, न्यूट्रिशन, माल न्यूट्रिशन जिसे बोलते हैं उससे संबंधित, ठीक है। माल नरिश, माल न्यूट्रिशन जो भी आप बोल सकते हैं, बोलिए कुपोषण हिंदी में कहते हैं इसको। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 2017 में ये योजना शुरू की गई थी, इसको याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, ये सवाल रिपीट करने का चांस बहुत ज्यादा। चलिए अगला सवाल है टीचिंग एप्टीट्यूड से, ये है चिंतन शिक्षण क्या है, ठीक है। चिंतन शिक्षण क्या है? ये टीचिंग या रिसर्च का सवाल जो आपके टॉपिक में है, टीचिंग और रिसर्च एक साथ है, उससे रिलेटेड ये सवाल है। इसका सही जवाब है समस्या केंद्रित शिक्षण। जो शिक्षण समस्या केंद्रित होती है उसे बोलते हैं चिंतन शिक्षण। याद रखिएगा आप लोग, आपके सिलेबस में टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, ICT, EVS वो सारे टॉपिक्स भी हैं जो आप अपने एग्जाम यानी कि नेट JRF के पेपर में पढ़ते हैं। ये बैच हमारा जो शुरू हो रहा है उसमें इसी टॉपिक शुरू हो रहा है, क्योंकि बच्चे इस टॉपिक को हल्के में लेते हैं, सब कुछ पढ़ते रहते हैं, और ये सब टॉपिक इतने इजी होते हैं ना कि आप इसको ये सब टॉपिक जो है बहुत कम मार्जिन, मतलब बहुत थोड़े थोड़े हैं, अगर आप उसको पढ़ लेंगे ना तो उसका 200-400-500 सवाल आएगा ना, उसको आप बड़े इजीली कर लोगे। बजाय कि आप हिस्ट्री पढ़े जा रहे हो, जब हिस्ट्री के एंशिएंट मिडाइवल, मैं तो कहूंगा एंशिएंट मिडाइवल हिस्ट्री छोड़ दो, पढ़ो ही मत, आप एंशिएंट मिडाइवल हिस्ट्री मत पढ़ो। अगर एक मैं साइंटिफिक तरीका बताऊं GS पढ़ने का या इस एग्जाम को क्रैक करने का, तो यही तरीका है। जो लोग सिलेक्टेड हैं, जो लोग को मैं जानता हूं जो पढ़ रहे हैं, उनको यही तरीका होता है कि आप छोड़ दो, आप एंशिएंट मिडाइवल छोड़ो, सिर्फ और सिर्फ इंडियन नेशनल मूवमेंट पर फोकस करो। और टीचिंग रिसर्च जो ये छोटे छोटे टॉपिक है ना, ICT, ये टॉपिक बड़े इजीली याद हो जाएंगे आपको, और बहुत ही अच्छे से आप इसमें मार्क्स ला पाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि अनुसंधान प्रक्रिया में निम्नलिखित सोपानों को एक अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। ये सोपानों यार हमको भी समझ नहीं आता। चलिए, हालांकि इसको कहने का मतलब ये है, इंग्लिश मीडियम वाले इस बात को समझें। इंग्लिश मीडियम वाले ने कहना है कि रिसर्च जो प्रोसेस होता है उसमें जो ये कुछ प्रोसेस होते हैं, रिसर्च के जो प्रोसेस होते हैं उसमें ये कुछ स्टेप्स होते हैं। इन स्टेप्स को आपको क्या है, क्रोनोलॉजी में लगाना है। तो इसका जो सही क्रोनोलॉजी है वो है D, यानी कि सबसे पहले आपको अनुसंधान समस्या का सूत्रीकरण करना है, यानी कि आप चीजों को जो है उसको फॉर्मुलाइज कर लीजिए। देन क्या करना है, आपको जो डेटा है, डाटा को इकट्ठी कीजिए और उसको डेवलप करने का प्रयास कीजिए। फिर यानी कि डाटा संग्रह उपकरण विकसित करना है, यानी कि डाटा को जिससे हम इकट्ठा करेंगे उसको पहले लाइए, यानी कि युद्ध के पहले तलवार लाइए। सबसे पहले हमने क्या किया, स्ट्रेटजी बनाई। समझिए, आपके एग्जाम से रिलेटेड भी ये सवाल है। कह रहा है कि रिसर्च प्रोसेस में कुछ स्टेप्स होते हैं, उसको आप क्रोनोलॉजी में लगाइए। तो देखिए, रिसर्च कोई भी प्रोसेस होगा, सबसे पहले आप क्या करेंगे, एक फॉर्मूला बनाएंगे। चलिए हम मान के चलते हैं आप असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं, उसी बेसिस पे मैं ये सवाल कर लेता हूँ। ये एक प्रकार से एप्टीट्यूड का सवाल है, ये आपके सिलेबस से भी नहीं है, सिंपल एप्टीट्यूड का सवाल है।
आप असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हो, सबसे पहले आप अपनी स्ट्रेटजी बनाओगे, फिर आप क्या करोगे, डेटा एकत्रित करोगे, यानी कि आप बुक से एकत्रित करोगे, यानी कि आप बुक कैसे एकत्रित की जाए ना उसका प्रोसेस खोजोगे। जैसे आपने कमेंट किया वीडियो मैम इसका बता दीजिए जीएस के लिए क्या पढ़े हैं, किसी सीनियर से पूछोगे, ठीक है, यानी कि जो आपकी बुक्स एकत्रित करने का प्रोसेस है ना पहले वो करोगे, ठीक है, फिर आप उस बुक को डेटा को इकट्ठा करोगे, यानी कि आप सबसे पहले आपने एक स्ट्रेटेजी बनाई, आपने सोचा कि एग्जाम निकालना है, आप सीनियर से मिले, यूट्यूब से देखा कि क्या पढ़ना है, फिर आप उस चीजों को इकट्ठा किए, 3 स्टेप हो गया। अंत में आप उसका विश्लेषण करेंगे, ठीक है, उसकी मार्केटिंग करेंगे, उसकी पढ़ाई करेंगे। तो इस हिसाब से आपका, आप जनरली आप देख लीजिए आपका ऑप्शन क्या हो सकता है। तो 17 का जो ऑप्शन होगा वो है ऑप्शन डी। चलिए तो अगला सवाल जो है वो कहता है निम्नलिखित में से 18वां सवाल देखिएगा, निम्नलिखित में कौन सा एक साक्षात्कार का प्रकार नहीं है। पहला ऑप्शन है अर्ध संरचित, दूसरा है विशेष, तीसरा है संरचित, तीसरा है अनसंरचित। इसका सही जवाब है विशेष। चलिए 19वां सवाल देखते हैं, देखते जाइएगा किस किस टॉपिक से कैसे कैसे सवाल पूछे जा रहे हैं। इस वीडियो को मैं कोशिश करूंगा कि इसका इंग्लिश फॉर्म में भी अलग से वीडियो लेके आऊं। अभी ये वीडियो हिंदी मीडियम वालों के लिए है, हालांकि मैं प्रयास कर रहा हूं कि आपको टर्मिनोलॉजी जो है वो इंग्लिश में बताता चलूं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी कि यूजीसी का प्रथम अध्यक्ष कौन था? बहुत ही सिंपल सवाल है, इसका सही जवाब है श्री डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर, यानी कि यूजीसी की जो गठन हुआ था वो 1953 में हुआ था। इसके प्रथम जो अध्यक्ष थे तो डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर जी थे। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन शिक्षण की पूर्व क्रिया अवस्था है? शिक्षण की पूर्व क्रिया अवस्था है, इसका सही जवाब है क्रमबद्ध करना। शिक्षण की पूर्व क्रिया अवस्था क्या है? क्रमबद्ध करना, यानी कि जब आप किसी शिक्षण को करने जाते हैं तो उसका सबसे पहला जो स्टेप है वो क्या है? किसी चीज को क्रमबद्ध कर लेना। ठीक है, देखिए ये जो टीचिंग और रिसर्च एप्टीट्यूड है, इस टॉपिक को आपको एक बार समझना है। हमारी क्लासेस में इन्हीं टॉपिक्स पे आपके कॉन्सेप्चुअल बिल्डिंग कराई जाएगी। एक बार आपने अगर समझ लिया ना इन टॉपिक्स को तो आपको रटने की जरूरत नहीं है। यकीन करिए, अगर टीचिंग रिसर्च टॉपिक्स आप समझ लिए तो आप हर सवाल को कर पाएंगे। खासकर इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे इस बात का जरूर ध्यान दें, टीचिंग और रिसर्च एप्टीट्यूड को आपको अच्छे से करना है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जिसका उपयोग वेबसाइट को देखने में किया जाता है उसे क्या कहते हैं? सिंपल सी बात है यार, ब्राउजर। ठीक है, सॉफ्टवेयर। चलिए अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल है आपका, कंप्यूटर के संदर्भ में जीपीयू का अर्थ होता है। सीपीयू का अर्थ सबको पता था, अब यहाँ जीपीयू का अर्थ पूछ लिया तो प्रोसेसिंग यूनिट तो वहां भी होता है, यहाँ भी प्रोसेसिंग यूनिट होगा, बस इसका जो सही जी होगा उसका मतलब ग्राफिक्स। ठीक है, ग्राफिक्स। चलिए अगला सवाल देखते हैं, आईसीटी के सवाल शुरू हो गए महाराज, ध्यान से देखिएगा आप लोग, हर टॉपिक का सवाल बनाया गया है, यहाँ पे कोई भी टॉपिक छोड़ा नहीं गया। अगला जो सवाल है वो है एक वेब पेज को, यानी कि एक जो वेब पेज होता है को निम्नलिखित में किसके द्वारा अविकल्पित किया जा सकता है? एक वेब जो पेज है उसको किसके द्वारा अविकल्पित किया जा सकता है? इसका सही जवाब है HTML। चलिए अगला सवाल देखते हैं, HTML का फुल फॉर्म भी याद कर लीजिएगा, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, एग्जाम में पूछ सकता है। चलिए आईसीटी के सवाल देखते जाइए कैसे कैसे पूछा जा रहा है। इंटरनेट संचार में कुकी का उपयोग किया जाता है, बहुत ही अच्छा सरल सवाल है, बार बार पूछा जाना सवाल है। तो कुकी का प्रयोग किया जाता है पूरे सत्र के लिए सर्वर की ओर से प्रमाणीकरण की जानकारी संग्रहित करना। कुकी जो होता है वो सर्वर की जो है प्रामाणिकता की जानकारी संग्रहित करता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, 25वां सवाल देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा पुरस्कार संगणक विज्ञान के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने के लिए प्रदान किया जाता है? संगणक विज्ञान यानी कि कंप्यूटर साइंस में कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट, करंट अफेयर में भी रहता है। इसका सही जवाब है टूरिंग। याद रखिएगा, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाता है? कंप्यूटर लिटरेसी डे होता है 2 दिसंबर को। क्योंकि पीडीएफ मुझे पता है इसमें बहुत क्लियर नहीं आ रहा होगा, इस वीडियो में आप लोग देख लीजिए। आगे से हम कोशिश करेंगे कि इसको हम स्लाइड्स के फॉर्म में लाने का प्रयास करें, आप बस वीडियो को सुनते जाइए, आपको पेपर रिवाइज होता जाएगा। चलिए अगला सवाल है कि पारिस्थितिकी तंत्र में, इन्वायरमेंट चालू हो गया भैया, ध्यान से देखिएगा, पारिस्थितिकी तंत्र में इकोसिस्टम में अजैविक घटक है, इसका सही जवाब है ह्यूमस। क्या है? ह्यूमस। जैविक अजैविक तो आपको बचपन से पता होगा, बायोटिक नॉन बायोटिक, लिविंग नॉन लिविंग सब पढ़ते होंगे आप लोग। इसका सही जवाब जो है वो है ह्यूमस। चलिए
अगला सवाल देखते हैं, निम्नलिखित कथनों में से इको मार्क से संबंधित है, इको मार्क से संबंधित है, वो है BIS द्वारा दिया गया पर्यावरण के अनुकूल दिया गया उत्पाद या योजना दुचाना, मतलब इसका कहने का मतलब इको मार्क से संबंधित कौन सा जो उत्तर है वो सही है। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा पहला, यानी कि इको मार्क जो है वो BIS द्वारा प्रमाणित किया जाता है और ये पर्यावरण अनुकूल प्रोडक्ट, जो पर्यावरण के लिए अच्छे प्रोडक्ट्स होते हैं उनको दिया जाता है। और ये जो योजना इको मार्क शुरू हुई थी ना, वो शुरू हुई थी आपकी 1991 में। यहाँ जो ऑप्शन है वो ऑप्शन है 2000, ये गलत है, ये ऑप्शन आपका हो जाएगा 1990 में। इस प्रकार से आपका जो सही जवाब है वो क्या है, वो होगा सिर्फ 1 और 2। याद रखिएगा किस ईयर में चालू हुआ था, ईयर भी एग्जाम में पूछ चुका है और पूछेगा। कितने सवाल हो गए, 27। चलिए 3 और सवाल बच्चे देख लेते हैं अच्छे से। 28वां सवाल देख लेते हैं। 28वां सवाल कह रहा है आपका, 1972 में मानव पर्यावरण पर आयोजित स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस में कितने सिद्धांतों का सूत्रीकरण किया गया। इसका सही जवाब है 26। यानी कि 1972 में जब ह्यूमन एनवायरनमेंट नेचर में स्टॉकहोम में कन्वेंशन हुआ था तो उसमें कुछ 26 थ्योरीज को एक्सेप्ट करा गया था। इसमें कुल 114 देशों ने इस सिद्धांत को स्वीकार किया था। उसका था वन अर्थ, यानी कि उसका जो सिद्धांत का टॉपिक था, यानी उस सिद्धांत का टाइटल था वो था वन अर्थ। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। ये एनवायरनमेंट के सवाल है, ध्यान रखिएगा, हम आपको जब कराएंगे तो ये सब सारे बहुत ही बेसिक्स अच्छे से कराएंगे। अगला सवाल है, ग्रीन हाउस इफेक्ट मुख्य रूप से किसके कारण होता है। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट मुख्य कारण किसके हाउस होता है भैया, चलिए ध्यान रखिएगा, मीथेन, इथिलीन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन। बहुत ही फेमस सवाल है, बच्चों वाला सवाल है, किसका क्या है, CO2। चलिए 30वां सवाल और आखिरी सवाल देख लेते हैं कि पृथ्वी तल के नीचे पिघली चट्टान को क्या कहते हैं। जो पृथ्वी तल के नीचे पिघल जाती चट्टान को, यानी कि जो अंदर ही रहते उसे क्या बोलते हैं, मैग्मा। और जो ऊपर आ जाता है उसे क्या बोलते हैं भैया, जो ऊपर आ जाता है उसे क्या बोलते हैं, लावा। चलिए इसी के साथ आज का कहानी खत्म होता है। बाकी आपको पता है कि हमारा बैच चल रहा है UGC नेट का। अगर आपको JRF की तैयारी करनी है तो हमारा पेपर राउंड का ये बैच शुरू हो रहा है, इसको आप देख सकते हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर का बैच हम आपको बता ही चुके हैं चल रहा है, आप यहाँ से जाकर के बैच परचेज कर सकते हैं। ये हमारा डिटेल रहा। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय।